नमस्कार साथियों, मैं संध्या तिवारी आज पुनः प्रस्तुत हुई हूँ एक कहानी लेकर के। रिश्तों के तिलिस्म की कहानियाँ मृत तृष्णा, जिसका कि संपादन नीलिमा शर्मा और डॉक्टर नीरज सुधांशु जी ने किया है। उस किताब से मैं ये कहानी ले रही हूँ। डॉक्टर नीरज सुधांशु जी की कहानी मध्य रेखा। मेरी आवाज़ में सुने मध्य रेखा और देखें वाचन कैसा हुआ है। उस स्पर्श से उपजी पुलक आज भी स्थायी है उसके मन प्राण में। वो मीठा एहसास, उसका ख्याल भर आज भी मन को सुकून दे जाता है, ताजगी से भर देता है तृष्णा को। पहले प्यार की तासीर का रोम रोम गवाह है। इतने वर्षों बाद भी उसके प्यार की निकटता आज भी बरकरार है। उसकी डोर आज भी जोड़े हुए है दोनों को। इस बार वह लंबे अंतराल के बाद अमेरिका से स्वदेश आ रहा है और अब वह यहीं रहकर बिजनेस करेगा, यह सुना है। तब से तो तृष्णा का मन बल्लियों उछल रहा है। उसके परिवार को देखे हुए कितना अरसा बीत गया। उम्र का प्रभाव चेहरे पर दिखने लगा। विभू कैसा होगा? 10 साल का जो हो गया है, वह सोच रही थी। प्रतीक्षा में बैठी तृष्णा की स्मृतियों में बीते सालों का पल पल ज्यों का त्यों अंकित है। उसने बीएड में एडमिशन लिया था अलीगढ़ में। सुमित के घर में छत पर बने 2 बेडरूम वाले पोर्शन में वो अपने माता पिता के साथ रहने आई थी। पिता ट्रांसफर होकर उसी कॉलेज में लेक्चरर बनकर आए थे। कुछ महीनों में ही दोनों परिवार आपस में इतने घुल मिल गए कि खाने पीने की वस्तुएं व सुख दुख भी शेयर करने लगे। आपसी विश्वास उनके रिश्ते की बुनियाद था। सुमित भी उसी कॉलेज का विद्यार्थी था। पढ़ाई के साथ साथ वो पिता के बिजनेस में भी हाथ बटाता। उसकी शादी भी हो चुकी थी। तृष्णा इतनी चुलबुली और शरारती थी कि घर भर को सिर पर उठाए रहती। माँ चिंतित रहती, ये लड़की पता नहीं कब बड़ी होगी। किताबें तो उसे दुश्मन से प्रतीत होती थी। दोनों रोजाना एक ही साइकिल पर सवार होकर कॉलेज जाते। पढ़ाई से अक्सर जी चुराने वाली तृष्णा सुमित के व्यक्तित्व के प्रभाव में ऐसी पढ़ाकू बन गई कि हमेशा 3rd डिवीजन पास होने वाली लड़की 1st डिवीजन पास होने लगी। वो अपने पिता की तरह शिक्षक बनने का सपना देखने लगी। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे का साथ भाने लगा। कभी कभी वे बातें करते हुए दरख्त की परछाई नापते पैदल ही चल पड़ते। एक दिन घर के सभी लोगों ने फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया। सर में दर्द के कारण तृष्णा ने जाने में असमर्थता व्यक्त की। वो घर पर अकेली ही थी। सुमित शहर से बाहर गया हुआ था। काम जल्दी हो जाने पर वो घर वापस आया तो घर में कोई नहीं था। वो आंगन में आराम कुर्सी पर पसर गया। थोड़ी ही देर में कानों में किसी के कूलने की सी आवाज सुनाई पड़ी। वो आवाज का पीछा करता हुआ छत पर पहुंच गया। उसने तृष्णा के दरवाजे पर दस्तक दी तो वह खुला ही मिला। तृष्णा बेहोशी की सी स्थिति में कांप रही थी। सुमित ने उसके सर पर हाथ फेरा तो पाया वो तेज बुखार में तप रही थी। थर्मामीटर का पारा 103 पर आकर रुका। उसे और कुछ नहीं सूझा। अकेली को इस हालत में छोड़कर डॉक्टर को बुलाने भी कैसे जाए। उसने फ्रिज से ठंडा पानी निकाला और माथे पर ठंडी पट्टियां रखी। जब तक सब फिल्म देखकर लौटे उसका बुखार कम हो गया था। तबीयत भी काफ़ी सामान्य हो गई थी। फिर भी कई दिन लगे उसे पूरी तरह ठीक होने में। सुमित कई दिन तक अकेले ही कॉलेज जाता रहा। साइकिल का पैडल न जाने क्यों उसे बहुत भारी प्रतीत होता। अकेले कॉलेज जाने का मन नहीं करता।
खालीपन का एहसास हर पल कचोटता था उसे। यह बात उसने तृष्णा को बताई तो उसने भी ऐसा ही एहसास होने की बात कही। प्यार का अंकुर दोनों तरफ फूट चुका था। पढ़ाई पूरी हुई और तृष्णा के घर में उसके विवाह की बात उठने लगी। तुम मुझे इतनी देर से क्यों मिली? सुमित ने एक दिन छत पर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। लो जी, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। अरे और क्या कहूं, मेरी शादी हो गई है। चाहूं भी तो तुम्हें अपना नहीं कह सकता। अपनी तो टाइमिंग खराब है, सुमित ने उदास मन से कहा। हमारा प्यार तो समानांतर रेखा की तरह है जिसमें मिलन की कोई गुंजाइश ही नहीं। प्यार सोच समझकर तो नहीं होता ना, बस हो जाता है। हम चाहकर भी अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं दे सकते। प्यार होना तो कुदरत की नेमत है। क्या हमारे रिश्ते को कोई नाम देना जरूरी है? जीवन साथी ना सही, हम यूं ही जिंदगी भर दोस्ती का रिश्ता तो निभा ही सकते हैं ना। तृष्णा ने कहा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। हमारे परिवारों में इतनी आत्मीयता तो है कि हम आपस में जुड़े तो रह ही सकते हैं, सुमित ने कहा। तुम हमेशा मेरे आदर्श रहोगे सुमित। तुमने मेरे जीवन के प्रति नजरिए को बदल दिया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। कैसे रहूंगी तुमसे दूर? तृष्णा की आंखों में आंसू आ गए। मैं जब भी तुम्हारे शहर आऊंगा मैं तुमसे जरूर मिलूंगा, सुमित ने सांत्वना दी। ये मन भी ना अपनी गति से चलता है, कब कहाँ किस पर आ जाए कोई नहीं जानता। आत्मिक प्रेम में दूरी कोई मायने नहीं रखती। वो तो दैहिक प्रेम है जिसे निकटता की आवश्यकता होती है। आत्मिक प्रेम में सुकून की अनुभूति होती है। एक तसल्ली रहती है कि दुनिया के किसी कोने में कोई तो है जो आपको दिल से चाहता है, सच्चा प्रेम करता है। उसकी याद जहन में सदैव बनी रहती है। बस ऐसा ही था इन दोनों का प्यार। कुछ दिनों बाद तृष्णा भरे मन से ससुराल के लिए विदा हो गई। शादी तय होने से लेकर विदाई तक उसके आंसू अनबरत बह रहे थे। इन आंसुओं का राज सुमित ही जानता था। इधर सुमित के दिन वीराने हो गए थे। वो अनमना सा रहने लगा, पर सबके बीच सामान्य होने का दिखावा करता। पत्नी आभा उसे खुश रखने का भरसक प्रयास करती, पर उसके मन में तृष्णा की याद जाती ही नहीं थी। विरह की अगन दोनों को जला रही थी और जलना उनकी नियति थी। वह रात को आसमान ताकते हुए सर्वशक्तिमान से पूछता, जब मिलने की कोई सूरत नहीं थी तो मन में प्यार जगाया ही क्यों? उजाड़ना ही था तो मन बगिया में फूल को खिलाया ही क्यों? क्यों क्यों क्यों? और आसमान का अक्स आंखों के धुंधलके में गुम हो जाता। नियति लिखने वाले ने कभी दिए हैं क्या किसी के प्रश्न के उत्तर? वह तो बस अपनी उंगलियों पर नचाता है सबको। उधर नया घर, नया परिवार, घर में नई बहू के आगमन की चहल पहल पर तृष्णा को हर पल सुमित का ही ख्याल सताता रहता। वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की भरसक कोशिश करती। उसकी शादी की तस्वीरों में बसा सुमित उसका सहारा था। जब मन करता वो एल्बम खोलकर बैठ जाती, एक एक लम्हे को याद कर मन की पीर पर मलहम लगाती। पर समय से बड़ा मलहम भी कोई हुआ है भला? धीरे धीरे वो अपनी नई जिम्मेदारियों को निभाने में व्यस्त होती चली गई। कभी कभी सुमित का आना होता शहर में तो वो तृष्णा के घर अवश्य जाता। प्रायः तृष्णा के लिए मायके से कुछ न कुछ सामान भी सुमित के हाथ भेजा जाता। उसके ससुराल में भी उसके आत्मीय संबंध हो गए थे। इस कारण वह बिना झिझक वहां आता जाता रहता। तृष्णा के पति अभी की टूरिंग जॉब थी। वह अक्सर शहर से बाहर ही रहते। इस बीच सुमित व तृष्णा को काफी पल एकांत के मिल जाते। एक दूसरे के हमदर्द बन वे हर दुख तकलीफ साझा करते। जिंदगी
अपनी गति से सुकून से चल रही थी। तृष्णा को बीएड करने के बाद नौकरी करने की बहुत चाह थी। शादी हो जाने से उसके अपने सपने टूटते हुए महसूस होने लगे। सुमित ये बात जानता था। उसने अपने रसूख से एक प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल में उसकी नौकरी लगवा दी। अब वह काफी व्यस्त रहने लगी। कहते हैं सच्चा प्यार वही होता है जो दूरियों के बाद भी बरकरार रहे। ऐसा ही प्यार था सुमित और तृष्णा का। वो अक्सर कहती, सुमित जानते हो मेरे पास दो मन हैं, एक दुनियादारी में तो दूसरा हर पल तुम में रमा रहता है। और सुमित उसे प्यार से निहारने लगता। डोरबेल की आवाज से तृष्णा वर्तमान में लौटी और धड़कते हृदय से दरवाजे की ओर भागी। आखिर वो पल आ ही गया जब सुमित ने तृष्णा के घर में सपरिवार कदम रखा। आंखें मिली, इंतजार खत्म। एक तृप्ति के एहसास से भर गए दोनों। तृष्णा तो भाव विभोर सी उसके स्वागत में लग गई। उसने सबसे पहले अपने लाडले विभू के सिर पर हाथ फेरा और प्यार से ढेर सारी चुम्मियां ले डाली। विभू सुमित का इकलौता बेटा था। कितना बड़ा हो गया है ना, और स्मार्ट भी। जब तृष्णा ने कहा तो सुमित के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान की रेखाएं तैरने लगी। सबने मिलकर बहुत सी बातें की व पुरानी यादें ताजा की। सुमित व आभा ने अमेरिका के रहन सहन व संस्कृति की भी अनेक बातें साझा की। ये तुम्हारे लिए, आभा ने अमेरिका से लाया हुआ तोहफा उसे पकड़ाते हुए कहा। अच्छा, क्या है इसमें? तृष्णा ने पैकेट उलट पलट करते हुए पूछा। हमारे प्यार की गरमाई, इस बार जवाब सुमित ने दिया। यानी कोट है, सुना है यहां भी बहुत ठंड पड़ने लगी है, सुमित ने कहा। उसने प्यार से पैकेट को छाती से चिपटा लिया। सुमित का तो हर तोहफा उसके लिए स्पेशल था। बातों में समय कब पंख लगाकर उड़ गया पता ही नहीं चला। वे वापस जाने लगे तो तृष्णा ने कुछ दिन के लिए विभू को उसके पास छोड़ जाने की विनती की। अब का स्कूल में एडमिशन भी कराना है, छुट्टियों में मैं खुद छोड़ जाऊंगा, वादा रहा, कहकर सुमित व आभा अलीगढ़ के लिए रवाना हो गए। वे तो चले गए, पर तृष्णा यादों की दुनिया के साथ वहीं खड़ी रह गई। उसे याद आई वो रात जब 11 साल पहले सुमित उसके घर रुका था। उसकी गोदी में सिर रखकर सुबक सुबक कर रोया था। अरे क्या हुआ सुमित? वह रोता ही रहा। अरे कुछ तो बताओ, मैंने तुम्हें इतना कमजोर कभी नहीं देखा। क्या हुआ, प्लीज बताओ। कैसे बताऊं त्रिशु, मेरा मन घबरा रहा है, जल्दी बताओ ना, क्या बात है? मैं आज जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ा हूं जहां से कोई राह नहीं दिखती, बस अंधेरा ही अंधेरा, हर ओर अंधेरा। देखो, पहेलियां ना बुझाओ। अरे पहेली ही तो बन गई है मेरी जिंदगी। अगले पल क्या रंग दिखा दे अनुमान लगाना मुश्किल है, सुमित ने कहा। मेरे शब्द की प्रतीक्षा ना लो सुमित, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आभा, आभा कभी मां नहीं बन सकती, सुमित ने कहा। ये क्या कह रहे हो तुम? तृष्णा को सुनकर शौक लगा। मैं सच कह रहा हूं तृष्णा, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, कोई तो रास्ता होगा। नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आभा की ओवरी में ओवम ही नहीं बनते, गर्भाशय में भी रसौली है। ऑपरेशन कर बच्चेदानी निकलवानी पड़ेगी। फिर क्या, हमारे पास बच्चा गोद लेने के अलावा
कोई उपाय नहीं बचा है तृष्णा। ओह, ये तो सचमुच। तृष्णा भी रोने लगी। सुमित के दुख ने उसे भी हिलाकर रख दिया। बच्चा गोद लेना कोई आसान काम नहीं है। तृष्णा के लिए सुमित का हर दुख उसका अपना दुख था। जानती हो, घर वाले दूसरी शादी के लिए दबाव बना रहे हैं। देखा, फिर से हमारी टाइम तो हमेशा ही खराब रही है ना, सुमित बोला। तृष्णा कोई उत्तर नहीं दे पाई। कहती भी क्या। आज उसके पास सांत्वना के लिए शब्द का भी अकाल पड़ गया था। दिमाग कुंद हो रहा था, कुछ सूझ नहीं रहा था। दोनों के बीच काफी देर तक चुप्पी छाई रही। अचानक तृष्णा ने पूछा, ये सुमित, ये बताओ, मैं क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? सुमित की चुप्पी उसे परेशान कर रही थी। तुम हमारे लिए सरोगेट मदर बनोगी? सुमित ने धीरे से पूछा। अचानक आए सवाल से अचंभित थी वो। मैं तो जान भी दे सकती हूँ तुम्हारे लिए, पर अभी को कैसे मनाऊंगी, वो नहीं मानेंगे। सुमित आशा भरी नजरों से तृष्णा को देख रहा था। 2 बच्चे तो पहले से ही हैं मेरे। तुम्हें इनमें से किसी को गोद लेने के लिए भी नहीं कह सकती, क्योंकि उन पर अभी का भी उतना ही अधिकार है। पर मैं तो अपना एक बच्चा चाहता हूँ, अपना खून। काफी देर तक सुमित उसकी गोद में सिर रखकर असमंजस की स्थिति में लेटा रहा। प्यार में दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे, पर करें तो क्या। फिर उस रात जो हुआ, उसने उनके पवित्र प्रेम को देह के धरातल पर लापटका। तृष्णा ने भी कोई विरोध नहीं किया, ना ही उसे कोई पछतावा था। ये राज कभी उजागर नहीं होगा, ये दोनों ने अपने आप से वादा किया। समय बीतने के साथ तृष्णा को गर्भवती होने का एहसास हुआ। उसने ये बात अभी को बताई। हम तो सावधानी बरतते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी ने कहा। हो सकता है अनजाने में कोई भूल हो गई हो। तृष्णा ने उसे समझाने की कोशिश की। अब जो भी हुआ तुम अबार्शन करा लो। मैं कल ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, तृष्णा ने साफ मना कर दिया। तुम भूल रही हो, हम 2 ही बच्चे पैदा करेंगे, ऐसा तय किया था हमने। अभी नहीं याद दिलाया। जानती हूं, पर अब जो हो गया तो हम इस बच्चे की हत्या तो नहीं कर सकते ना। मैं इसकी हत्या का पाप नहीं लूंगी। ये निर्णय हमने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए ही किया था ना। सीमित आय में कैसे दे पाएंगे अच्छी परवरिश 3 बच्चों को? अभी ने कहा। मैं ट्यूशंस दूंगी, तृष्णा ने कहा। दोनों में से कई दिन बहस होती रही। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। आखिरकार हार कर अभी ने सुमित को बुलाया। सारी बात सुनकर सुमित ने तृष्णा का ही पक्ष लिया। उसने अपने बड़ी सावधानी से अपने कभी बच्चा न हो पाने की बात अभी को बताई। अपनी सूझबूझ से उसने अभी को इस बात के लिए राजी कर लिया कि जिस दिन यह बालक पैदा होगा, वे उसे आभा के आंचल में डाल देंगे। तृष्णा तो मन से पहले ही तैयार थी। दोनों की आंखें मिली और जी को तसल्ली हुई। तुम दोनों जो हमारे लिए कर रहे हो, इस एहसान को कैसे चुकाऊंगा मैं? सुमित ने हाथ जोड़ दिए। अरे नहीं भाई, इसमें कोई एहसान नहीं। यह तो हमारी भी समस्या का समाधान है। सबकी इच्छा का सम्मान हो, इससे अच्छी बात और क्या होगी भला? अभी ने कहा। अभी मैं तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूं अपने बच्चे को, इसका ठीक से ख्याल रखना।
मैं बीच बीच में चक्कर लगाता रहूँगा। और हाँ, हमारे बीच जो बात हुई है वो हम तीनों के बीच ही रहनी चाहिए, किसी और को पता नहीं लगनी चाहिए। क्यों, आभा को भी नहीं बताओगे? अभी ने पूछा। नहीं, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। सुमित ने दोनों से वादा लिया और वापस आ गया। सुमित के चक्कर तृष्णा के घर जल्दी जल्दी लगने लगे। तीनों मिलकर बच्चे के सुखद आगमन की तैयारी कर रहे थे। कायनात सुमित को उस खुशी से नवाजने के लिए तैयार कर रही थी जिसके बाद शायद कुदरत से उसकी शिकायतों पर कुछ हद तक विराम लग जाता। अपने प्यार के अंश को पाकर तृष्णा निहाल हो गई थी। उन्हें और मजबूती से जोड़े रखने वाली डोर जो पल रही थी उसकी कोख में। वो घड़ी भी आ गई जब वो दर्द से कराहती हॉस्पिटल में एडमिट हुई। सुमित और आभा ने जैसे ही वहां कदम रखा, नन्हे के आगमन के स्वर गूंज उठे। तृष्णा को रूम में शिफ्ट कर नर्स नवजात को लेकर आई तो सबने उसे बधाई दी। तृष्णा ने पलट कर कहा, मेरे साथ साथ असली बधाई तो आप दोनों को है, क्योंकि आज से यह आप दोनों की संतान है। आभा की तो खुशी का पारावार ही नहीं था। देखा, ये होती है सही टाइमिंग, सुमित ने कहा तो सभी ठहाका लगाकर हंसने लगे। उस पल को याद करते हुए तृष्णा भी हंस पड़ी। ख्यालों की दुनिया में खोई तृष्णा को पता ही नहीं चला कि वो कब से उन बटियों को निहारती वहीं गेट पर खड़ी थी। दो समानांतर रेखाओं को मध्य से जोड़ने वाली खड़ी रेखा था विभु, उनके प्रेम का मूर्त रूप। तो ये थी कहानी डॉक्टर नीरज सुधांशु जी की मध्य रेखा, जिसको कि मैंने यानी संध्या तिवारी ने पढ़ा। और मेरा वाचन आपको कैसा लगा अवश्य बताएं, आपकी आभारी रहूँगी। और अगर आपको ये मेरा वाचन पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आभारी रहूँगी। धन्यवाद।